Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is part 9 of chapter 3, Clearing, Settlement and Legal Framework of Capital Market Module for class 12. तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, देखिए ये पार्ट 9 है। हमने इससे पहले 8 पार्ट में चैप्टर पढ़ लिया है और हम पढ़ क्या रहे थे, टॉपिक हमारा चल रहा था रिस्क मैनेजमेंट का। मतलब कि किस तरीके से एनएससी और एनएससीसीएल ने मिलके मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी एक चीज़, एक मतलब एक रिस्क मैनेजमेंट जो होता है उसको प्रॉपरली किस तरीके से बनाया है, क्या क्या चीज़ें रिस्क मैनेज करने के लिए एनएससी एनएससीसीएल करते हैं, तो उस सब के बारे में हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, मतलब कि किस तरीके से ट्रेडिंग मेंबर को कितना कैश इक्विवेलेंट, कितना अदर लिक्विड एसेट्स रखवाने पड़ते हैं, क्या क्या मार्जिन होते हैं। हमने तीनों मार्जिन पढ़ लिए, वेयर मार्जिन, मार्क टू मार्केट मार्जिन, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, और कैसे कलेक्ट होते हैं ये सब हमने पढ़ लिया, क्रॉस मार्जिनिंग सब पढ़ लिया। अब इसी में जो हम आगे आज जो पढ़ने वाले हैं ये भी टॉपिक उसी से है, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि किस तरीके से एक हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर रिस्क की अगर संभावना अगर होती है तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो देखिए ये भी वही है, इसका हम टाइप पढ़ने वाले हैं आज, तो इसको हम शुरू करते हैं। चलिए, कीपिंग ऑफ मार्जिन आज हम पढ़ेंगे। कीपिंग ऑफ मार्जिन, कीपिंग ऑफ मार्जिन क्या है, मतलब देखो अगर हम मैंने कोई प्रोडक्ट मैंने कोई भी सिक्योरिटी खरीदी, ठीक है, उसका पूरा मेरे को जो मुझे देना था वो था 1 लाख रुपए, ठीक है। अब मुझे कितना लॉस हो सकता है इसमें, कितना मतलब 1 लाख रुपए का मैंने अपने शेयर्स खरीदे, मैक्सिमम मुझे कितना लॉस हो सकता है, मुझे लॉस मैक्सिमम 1 लाख रुपए का ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी चीज में 1 लाख रुपए लगाया मुझे 2 लाख रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। 1 लाख से कम या फिर 1 लाख, इससे ज्यादा तो लॉस होगा नहीं, ठीक है। तो इसी में आप यही जो चीजें इसी को इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन केस ऑफ अ बायर ट्रांजैक्शन द वेयर मार्जिन, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन एंड मार्क टू मार्केट लॉसेस टुगेदर शुड नॉट एक्सीड द परचेज वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन। देखिए जब आप, जैसे कि मैंने बोला कि 1 लाख रुपए का कि मैं सिक्योरिटीज खरीद रही हूँ, ठीक है, मैं बाय कर रही हूँ, तो इसमें मेरा जो भी मार्जिन लगेगा, वेयर मार्जिन, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, मार्क टू मार्केट मार्जिन, इन तीनों को अगर मिला के भी अगर एनएससी या फिर मतलब अगर हमारे को अपने स्टॉक एक्सचेंज को अगर हमें कोई मार्जिन पे करना है तो वो 1 लाख रुपए से ज्यादा का मार्जिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और in case of a sell transaction, the where margins, extreme loss margins together should not exceed the sale value of the transaction and mark to market losses should also be levied। और सेल का अगर बात करेगा तो in case of a sale transaction तो भी वही बोल रहा है कि where margin, extreme loss margin को मिलाकर भी जो सेल का जो वैल्यू बनता है पूरा उस ट्रांजेक्शन का उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी कीपिंग ऑफ मार्जिन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जेम्पशन फ्रॉम अर्ली पे इन ऑफ सिक्योरिटी। अब मान लो ये क्या बोल रहा है, एग्जेम्पशन फ्रॉम, एग्जेम्पशन किससे मिलेगी आपको, एग्जेम्प्ट किया जाएगा आपको मार्जिन से। देखो हमारी जो ट्रेडिंग साइकिल होती है वो होती है T+2 डेज की, और हम मार्जिन क्यों लेते हैं, मार्जिन हम इसीलिए लेते हैं कि जिस दिन हमने ट्रेडिंग करी उस दिन से जो 2 दिनों का जो गैप है, जैसे कि जो मैं मंडे को अगर ट्रेड करती हूँ तो वेडनेसडे को मुझे मेरा जो सिक्योरिटीज है या फिर जो मेरा फंड है उसका पे आउट मुझे मिलेगा। अब इस समय के बीच में जो ये समय बहुत है शेयर मार्केट में उठक पुठक करने के लिए, ये समय बहुत है, ठीक है। तो इस जो ये वाला जो टाइम है उसमें सिक्योरिटीज के प्राइसेस में बहुत ज्यादा उठा पटक ना मचे, तो इसके, और अगर मच भी जाए, मतलब ना मचे तो कुछ होता नहीं है ना, मतलब अगर मच गई तो हम क्या करेंगे, तो जो दोनों पार्टीज हैं वो बैकआउट कर जाएंगी, है ना, वो नहीं देंगी पैसा या फिर शेयर, जो भी चीज होगी। तो इस चीज को ही कम करने के लिए, इस रिस्क को कम करने के लिए और ट्रांजैक्शन को, सेटलमेंट को पूरा करने के, ट्रेड को सेटल करने के लिए हम मार्जिन लेते हैं, ठीक है। कि उस बंदे ने अगर मार्जिन दे दिया है तो वो उस ट्रेड को सेटल करेगा ही करेगा, ठीक है। बट अगर हम ऐसा करें कि जो ट्रेडिंग मेंबर है वो मान लो कि T डे पर ही या फिर T+1 डे पर ही अपनी जो सिक्योरिटी है, अगर उसको सिक्योरिटी पे इन करना है तो उसको पे इन दे दे उसका, है ना, और अगर उसको पे इन ऑफ फंड करना है तो उसको फंड का पे इन कर दे, है ना, किससे पहले, पे इन डे से, मतलब पहले पे इन का जो टाइम है उससे पहले अगर वो कर दे तो क्या होगा, तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी मार्जिन देने की। हम मार्जिन क्यों लेते हैं, ताकि बैकआउट ना करे, ताकि वो जो बंदा सिक्योरिटी दे रहा है वो सिक्योरिटीज दे दे और जो फंड्स दे रहा है वो फंड्स दे दे, सेटलमेंट हो जाएगी अपना आप ही, है ना। अगर ये चीजें हो चुकी हैं ऑलरेडी, अगर T+2 डे का इंतजार किया ही नहीं, है ना, T+T डे पर या T+1 डे पर ही अगर ये दोनों चीजें अगर मिल गई और ट्रेड सेटल हो जाएगा जैसे ही मिलेंगी, तो है ना, तो उसके लिए हमें मार्जिन की क्या जरूरत है। तो अगर किसी ने सिक्योरिटी का पे इन कर दिया, सिक्योरिटी पे इन टाइम से पहले, तो भी मार्जिन नहीं लगेगा, और अगर किसी ने फंड का पे इन कर दिया, फंड के पे इन के टाइम से पहले, तो भी मार्जिन से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल पॉइंट था, आई होप आपको समझ में आया होगा।
चलिए आगे आ जाते हैं ऑनलाइन एक्सपोजर मॉनिटरिंग। अब देखिए ऑनलाइन एक्सपोजर मॉनिटरिंग में क्या है, देखिए जो ट्रेडिंग मेंबर होते हैं उनको जो एनएससी है या एनएससीसीएल जो है उसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से उसको मॉनिटर करते हैं कि किस तरीके से वो काम कर रहा है, किस तरीके से क्या उसके लिमिट जारी है, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। चलिए NSCCL has put in place an online monitoring and surveillance system whereby exposure of the members is monitored on a real time basis। real time basis पर जो मेंबर होते हैं, जो ट्रेडिंग मेंबर होते हैं, उनको सर्वेलेंस सिस्टम से जो NSCCL है वो एक वॉचडॉग की तरह काम करता है और उनको मॉनिटर करता रहता है कि उनका वो क्या काम कर रहे हैं, कौन सा ट्रेड लगा, कौन सा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, कितनी उनकी लिमिट रहेगी, ये कितना वो कर चुके हैं, क्या क्या हो रहा है, सब कुछ NSCCL को पता चलता रहता है। तो ये क्या है, ये है ऑनलाइन मॉनिटरिंग, ठीक है। एक अलर्ट का सिस्टम होता है, अ सिस्टम ऑफ अलर्ट्स हैज बीन बिल्ट इन सो दैट both the member and NSCCL are alerted as per preset levels reaching 70%, 85%, 90%, 95% and 100%। देखिए जब हम कॉर्पोरेट मैनेजर, जब हम थर्ड चैप्टर में जो हमने ट्रेडिंग वाला पढ़ा था तो हमने देखा था ट्रेडिंग मेंबर की हायरार्की होती है। तो जो कॉर्पोरेट मैनेजर होता है वो ब्रांच मेंबर या फिर जो ब्रांच मैनेजर होता है या फिर जो डीलर होता है वो कितनी ट्रेडिंग कर सकता है उसकी लिमिट, यूजर वैल्यू लिमिट लगा देता है। यूजर ऑर्डर वैल्यू लिमिट होती है कि एक यूजर जो है वो कितने ऑर्डर प्लेस कर सकता है, कितने वैल्यू के या फिर कितने ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो जिस तरीके से ये लिमिट जो है वो खत्म होती रहती है उस तरीके से जो NSCCL का जो बिल्ट जो सिस्टम है अलर्ट्स का जो कि आता रहता है मेंबर्स के पास, NSCCL को भी पता चलता रहता है कौन से मेंबर की कितनी लिमिट एग्जॉस्ट हो गई है और कौन से मेंबर की कितनी बची है, ठीक है। व्हेन द मेंबर्स अप्रोच देयर अलोवेबल लिमिट्स, तो उनके ऊपर ये क्या उनके सिस्टम पर अलर्ट भेजता है NSCCL, ठीक है। द सिस्टम एनेबल्स NSCCL टू फर्दर चेक द माइक्रो डिटेल्स ऑफ मेंबर्स पोजीशन। माइक्रो डिटेल उसकी क्या है मेंबर की पोजीशन की, ये सब भी पता चलता रहता है। इफ रिक्वायर्ड एंड टेक प्रोएक्टिव एक्शन, अगर रिक्वायर्ड होता है तो जो NSCCL है वो एक्शन भी लेती है, ठीक है। द ऑनलाइन सर्वेलेंस mechanism also generates various alerts reports on any price volume movement of securities not in line with past trends and pattern। देखो जो ऑनलाइन जो सर्वेलेंस जो मैकेनिज्म है ये वेरियस अलर्ट्स वेरियस रिपोर्ट्स भी जनरेट करती है कि आपका प्राइस कितना चल रहा है, वॉल्यूम मूवमेंट कितना हो रहा है सिक्योरिटीज का, ठीक है। और ये इसका पास्ट ट्रेंड से पैटर्न से लेने देने नहीं, ये रियल टाइम पे आपको बताते हैं, ठीक है। और एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका वो ये है, ये रहा, अभी हम देखते हैं उसको। देखिए ये क्या बता रहा है, अलर्ट्स आर स्क्रूटनाइज्ड इफ नेसेसरी टेकन अप फॉर फॉलो अप एक्शन। अलर्ट्स क्या होते हैं, स्क्रूटनाइज किए जाते हैं उनको और अगर जरूरत होती है तो उन पर कुछ फॉलो अप एक्शन भी लिया जाता है, ठीक है। अब ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग का हो गया, अब हम आ जाते हैं ऑफलाइन मॉनिटरिंग पे। अब ये तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने का तरीका होगा कि किस तरीके से NSCCL अपने ट्रेडिंग मेंबर्स को ऑनलाइन मॉनिटर करता है, उनका सर्वेलेंस सिस्टम किस तरीके से काम करता है, क्या क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया ऑनलाइन में। अब इट कम्स टू, चलो ऑफलाइन मॉनिटरिंग की बात कर लेते हैं कि NSCCL ऑफलाइन मॉनिटर कैसे करता है। ऑफलाइन सर्वेलेंस एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ इंस्पेक्शन होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ट्रेडिंग मेंबर्स आर टू बी इंस्पेक्टेड इन ऑर्डर टू वेरीफाई द लेवल ऑफ कंप्लायंस विद वेरियस रूल्स बायलॉज रेगुलेशंस ऑफ द एक्सचेंज। जो ट्रेडिंग मेंबर है उनको इंस्पेक्ट किया जाता है कि वो कितने मतलब कि रूल्स के साथ जो एक्सचेंज के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जितने बायलॉज हैं उनके संग कहाँ तक, किस लेवल तक कंप्लाई कर रहे हैं, किस लेवल तक उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग ही अपना काम कर रहे हैं। द इंस्पेक्शन वेरीफाइज इफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट आर बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस बाय द मेंबर्स। और इंस्पेक्शन जो है वो ये भी जो इंस्पेक्शन का जो काम है ये भी वेरीफाई करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से जो मेंबर है अपने बिजनेस को कंडक्ट कर रहा है उसमें किसी भी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इफ ऐसा होता है तो मेंबर को डिफॉल्टर या फिर उसको सस्पेंशन, उसको एक्सपेल भी किया जाता है, ठीक है, जो कि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था, ठीक है। चलिए इंडेक्स बेस्ड मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर प्राइस बैंड फॉर सिक्योरिटीज, इसको भी हमने सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था। एंड इंडेक्स बेस्ड सर्किट, देखिए इंडेक्स बेस्ड मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर्स मतलब क्या होता है, जब इस तरीके से 10%, 15%, 20% इस तरीके की कुछ मूवमेंट्स अगर इंडेक्स में आती है, किस जैसे कि निफ्टी एंड NSE जो कि निफ्टी NSE का इंडेक्स निफ्टी, अगर उसमें कोई इंडेक्स में कोई मूवमेंट आती है या फिर BSE का जो इंडेक्स है सेंसेक्स अगर उसमें कोई मूवमेंट आती है 10%, 15% और 20%, तो क्या होता है जो सारी ट्रेडिंग होती है कोऑर्डिनेटेड ट्रेडिंग हॉल्ट लग जाता है ऑल इक्विटी एंड इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि अगर
मान लो अगर निफ्टी में पहले आई तो सेंसेक्स में भी वो क्या लगा देंगे, वो एक सर्किट ब्रेकर आ जाता है, एक हॉल्ट आ जाता है, ठीक है। अब इसको हम आगे देख लेते हैं, आगे क्या आ गया हमारा, सेटलमेंट गारंटी मैकेनिज्म। सी सेटलमेंट गारंटी क्या है, देखो इतने देर से हम पढ़ रहे हैं कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट होती है, ये कैश इक्विवेलेंट देना होता है, ट्रेडिंग मेंबर को अदर लिक्विड एसेट्स देनी होती है, तो लोगों को जो इन्वेस्टर है उसको कई तरीके के मार्जिन पे करने पड़ते हैं। बट इतनी सब कुछ चीजें करने के बाद भी अगर कोई रेजिडुअल रिस्क है, अगर कोई बचा कुचा रिस्क है, तो उसको भी खत्म करने के लिए क्या सिस्टम बनाया गया है, सेटलमेंट गारंटी मैकेनिज्म। मतलब कि आपको ये एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि आपके सेटलमेंट को गारंटी करेगा कि आपका जो सेटलमेंट है वो होकर ही रहेगा। In the event of failure of a trading member to meet settlement obligation or committing default, in the event of failure of trading member to meet settlement obligation or committing default, the fund is utilized to the extent required for the successful completion of the settlement. अगर किसी ऐसा कोई भी इवेंट होता है कि अगर जो ट्रेडिंग मेंबर है वो फेल हो गया अपनी सेटलमेंट ऑब्लिगेशन को पूरा करने में, या फिर उसने डिफॉल्ट कमिट कर दिया, तो उस फंड को, जो फंड सेटलमेंट गारंटी जो फंड है उसको एक पूरे तरीके से फंड जो होता है जितना पैसा उसमें है उसको किस लिए यूज किया जाएगा कि जो सेटलमेंट है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया जाए। दिस हैज एलिमिनेटेड काउंटर पार्टी रिस्क ऑफ ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंज। और ये जो काउंटर पार्टी जो रिस्क जो बचा कुछ अभी जो रेजिडुअल जो रिस्क जो इतनी सारी चीजें करने के बाद भी अगर एक्सचेंज पे अगर इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी रिस्क अगर बचता है मतलब तो उसको भी खत्म कर देंगे, काउंटर पार्टी रिस्क को मैनेज किया जाएगा। कि अगर मान लो कि जो ब्रोकर है उसने सिक्योरिटी की पे नहीं करी, ठीक है, या मान लो कि फंड की पे नहीं की क्योंकि उसके पास फंड नहीं है, तो अगर सेटलमेंट गारंटी फंड में जो भी फंड होगा वो फंड ले लिया जाएगा और फंड्स की पेइंग कर दी जाएगी, ठीक है, ताकि दूसरे बंदे को वो फंड की पे आउट मिल जाए और उसका जो पूरा सेटलमेंट था वो पूरा हो जाए, ठीक है। द मार्केट हैज नाउ फुल कॉन्फिडेंस दैट सेटलमेंट्स विल टेक प्लेस इन टाइम एंड विल बी कंप्लीटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉसिबल डिफॉल्ट बाय आइसोलेटेड ट्रेडिंग मेंबर, ठीक है। अब जो है वो मार्केट में पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है कि जो सेटलमेंट है वो टाइम पे टेक प्लेस होगा, उसका टाइम पे सेटलमेंट उसका होगा किसी भी हमारे ट्रेड का, और इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉसिबल डिफॉल्ट, मतलब जितने भी पॉसिबल डिफॉल्ट है उसके बावजूद भी जो हमारा सेटलमेंट है वो पूरा हो जाएगा। वैसे आजकल ऐसा होता नहीं है, आजकल हो जाता है, मतलब जो सेटलमेंट है वो आराम से हो जाता है। द सेटलमेंट गारंटी फंड, अब देखो मैं जो बार बार बोल रही हूँ कि सेटलमेंट गारंटी फंड है, पैसा है, तो वो उसमें पैसा आया कहाँ से, उसमें पैसा आया contributions made by NSCCL, NSC penalty amounts, fines recovered by NSCCL, ठीक है। ये जो चीजें हैं NSCCL उसमें पैसा देगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पैसा देगा, पेनल्टी अमाउंट जो होंगे जो ट्रेडिंग मेंबर से लिए जाएंगे, फाइन्स लिए जाएंगे, उन सबको सेटलमेंट गारंटी फंड में रखा जाता है, ठीक है, ताकि सेटलमेंट का प्रोसेस जो है वो हमारा पूरा हो सके। चलिए अब हम आ जाते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका शॉर्ट फॉर्म ISIN, वैसे आपने सुना ही होगा। ISIN क्या है, देखिए जब हम बैंक अकाउंट में जाते हैं, हर बंदा जो जिसका भी अपना बैंक अकाउंट अगर उसका खुला हुआ है तो उसका जो अकाउंट नंबर है वो डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 लोगों का अकाउंट नंबर सेम है, ठीक है। अगर हम पैन कार्ड की बात करें तो पैन नंबर भी हर बंदे का अलग होता है ना। आधार कार्ड उसका भी हर एक जो नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। इसी तरीके से जितनी भी सिक्योरिटीज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर कहीं पर भी अगर रजिस्टर्ड होती हैं तो उनका एक अपना पर्टिकुलर ISIN होता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंटरनेशनल लेवल पे उस सिक्योरिटी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसका एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल उसका एक नंबर होता है जिससे कि हम उसको पता कर सकते हैं ये नंबर डाल के कि किस कंपनी की कौन सी सिक्योरिटी है, इक्विटी है, म्यूचुअल फंड है, डिबेंचर है, किस कंपनी ने, गवर्नमेंट ने इशू किया है, कोई कंपनी ने इशू किया है, कोई किसने इशू किया है, सब कुछ पता चलेगा। कौन सी कंट्री का है, ये सब कुछ आपको पता चल जाता है ISIN देख के। और वो कैसे पता चलता है, क्या होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, while SEBI being the national numbering agency for India, SEBI क्या है, नेशनल नंबरिंग एजेंसी है, इसको हम रेड से कर देते हैं, है ना। नेशनल नंबरिंग एजेंसी फॉर इंडिया है, ठीक है, हैज परमिटेड NSDL, सेबी ने किसको बोला है, NSDL को, टू अलॉट इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो NSDL है वो ही इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर को अलॉट करती है फॉर डीमैट शेयर्स। हम फिजिकल के लिए अभी नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, डीमैट शेयर्स के लिए, ठीक है। व्हाइल अलॉटिंग ISINs, NSDL ensures that, जब NSDL नेशनल
ये जो NSDL हमारी जो डिपॉजिटरी है, इसका फुल फॉर्म मैं नहीं बता रही हूँ इसलिए मैं रुक गई, इसका आपको फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके चलिए, वाइल अलॉटिंग ISIN, जो NSDL है वो क्या क्या इंश्योर करती है ये हमको पढ़ना है, ठीक है। चलो, the ISIN allotted by NSDL does not at any point of time breach the uniqueness of ISIN of physical form for the same security। ISIN जो कि NSDL ने दिया है, ठीक है, वो किसी भी टाइम पर ISIN का यूनिकनेस ब्रीच नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि दो सिक्योरिटीज है उनका ISIN सेम है। ओके, ISIN for a security is allotted only when the security is admitted to NSDL or on receipt of security of request for ISIN from CDSL। देखो, किसी भी सिक्योरिटी को ISIN सिर्फ तभी अलॉट होता है जब वो सिक्योरिटी NSDL में एडमिट हुई हो, NSDL डिपॉजिटरी है वहां पे सिक्योरिटीज एडमिट होती है, ठीक है, या फिर CDSL में वो एडमिट हुई हो और CDSL ने NSDL से रिक्वेस्ट किया हो कि इस सिक्योरिटी को आप ISIN नंबर दो, तो ही NSDL वो किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी को ISIN नंबर देता है। ये नंबरिंग सिस्टम बहुत सिंपल है। नंबरिंग सिस्टम ऑफ ISIN इज इन कंप्लायंस विद द स्ट्रक्चर ऑफ ISIN अडॉप्टेड बाय सेबी, और ये कंप्लाई करता है रूल्स को जो कि सेबी ने बताए हैं, ठीक है। नंबरिंग सिस्टम ऑफ ISIN, अब देखो नंबरिंग सिस्टम उसका क्या है, सबसे पहले आप इधर देख लो कि 12 डिजिट कोई भी ISIN अगर आपके सामने है तो उसमें 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है, वो मतलब उसमें नंबर्स भी होते हैं और अल्फाबेट्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने, यहाँ पर हम देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द फर्स्ट टू कैरेक्टर। अब जैसे कि कोई भी नंबर है 1 2 3 4 है, उससे लेकर 12 तक 12 तक उसमें डिजिट होंगी। अब वो डिजिट कौन से डिजिट क्या होगी, अभी मैंने जब मैं आगे बताई थी तो मैंने बताया था ना कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री का है, कौन सी सिक्योरिटी है, कौन सी कंपनी ने इशू किया है, गवर्नमेंट ने इशू किया है, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो वो कैसे पता चलेगा, अभी हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। द फर्स्ट टू कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कंट्री कोड, ठीक है, जो फर्स्ट जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कंट्री कोड को बताते हैं, ठीक है। द थर्ड कैरेक्टर रिप्रेजेंट द इशूअर टाइप। अब इशूअर टाइप क्या होता है यहाँ पर आके पढ़ लेते हैं। इशूअर टाइप देखो, अगर कोई भी कोड, अगर आपको कोई भी नंबर दिख रहा है, मान लो मैंने लिख दिया कि मैंने यहाँ पर मैं एक कोड लिख देती हूँ, चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया INE002A01018, ठीक है, ये 0 है। अब ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अब आपको इसको देखते ही रहना है, ठीक है। अभी आपको समझना है कि यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं इशू टाइप। देखो इसने क्या बोला, द फर्स्ट टू कैरेक्टर रिप्रेजेंट कंट्री कोड। ये जो दो कैरेक्टर है ये क्या बताते हैं, कंट्री कोड। तो ये हो गया इंडिया का, क्योंकि ये जो मैंने ये जो आपको जो ये नंबर लिखा है, ये मैंने एक ISIN नंबर लिखा है किसका, एक रिलायंस कंपनी के इक्विटी जो सिक्योरिटी है उसका मैंने ये यहाँ पर ISIN लिख दिया आपके सामने, ठीक है। जो फर्स्ट जो 2 कैरेक्टर है वो आपको क्या बताते हैं कि जो सिक्योरिटी है वो इंडिया की है, ठीक है। थर्ड से आपको क्या पता चलेगा कि ये जो सिक्योरिटी है, आपको जैसे कि यहाँ पे जो ई दिख रहा है हमको, उससे हमें पता चल रहा है कि ये जो है उसको किसी कंपनी ने यहाँ पे इसे देखिए, ठीक है। इशू टाइम हमें थर्ड में पता चला था ना, ये किसी कंपनी, कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कोई बैंकिंग कंपनी, उसने इसको इशू किया हुआ है, ठीक है। चलिए इस नंबर को आप कहीं लिख लीजिए ताकि ये आपको याद रहे, ठीक है, मतलब ताकि आपको एग्जाम्पल भी समझ में आए जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलिए, The list may be expanded as per need. Maximum issuer types can be 35। अब जो issuer type जो अभी हमने 6 पढ़े, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यूनियन टेरिटरीज, म्यूचुअल फंड इंक्लूडिंग UTI कंपनी, स्ट्रेटेजरी कॉर्पोरेशन, बैंकिंग कंपनी, ये जो 6 हैं ये 35 तक हो सकते हैं, ठीक है। इशूअर टाइप जहाँ पे जो ऐसे नंबर अगर इसको देते हैं तो A to Z 26 हो गया और फिर 0 to 8 हो गया, ठीक है। द पार्टली पेड अप शेयर्स आर आइडेंटिफाइड बाय 9। द नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स, अब जो नेक्स्ट 4 कैरेक्टर देखो हमने I तक पढ़ लिया, 0 0 2 और A, ये जो यहाँ से जो यहाँ तक जो ये नंबर है इसको ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं रिप्रेजेंट कंपनी आइडेंटिटी, ये कंपनी की आइडेंटिटी बताते हैं, ठीक है। ऑफ विच फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स आर न्यूमरिक, यहाँ पे देखो 0 0 2 ये न्यूमरिक है, एंड फोर्थ कैरेक्टर इज अल्फा कैरेक्टर। अल्फा मतलब यहाँ पर मैंने A लिखा हुआ है, ये अल्फा कैरेक्टर है। द नंबरिंग बिगिंस विद 0 0 1 A। अब ये 0 0 2 A है, नंबर बिगिन कैसे होता है, 0 0 1 A से शुरू होता है, एंड कंटिन्यूज टिल 99 A, 9999 A मतलब, है ना, ठीक है। और वो प्रोसीड करता है टू 0 0 1 B तक, ठीक है। द नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स, द 8 and 9 कैरेक्टर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो 0 1 लिखा है इसको मैं आपको एक बार स्क्रॉल कर दिखाती हूँ, ये देखो ये 0 1 लिखा है यहाँ पर, ठीक है।
0 1 लिखा है। चलो इसको देख लेते हैं अभी 0 1 से क्या लेना देना है इसका। ये जो 0 1 है ये हमें क्या बताता है। द नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स 8 एंड 9 कैरेक्टर रिप्रेजेंट सिक्योरिटी टाइप। अब सिक्योरिटी टाइप जो है इसको हम ये देखो, ये जो नीचे आपको टेबल दे रखी है ये आपको बताता है कि कौन सी, अगर कौन सा नंबर कौन सा कोड आपको कौन सी सिक्योरिटी बता रहा है। तो जो हमारी जो सिक्योरिटी है उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इक्विटी शेयर, और यहाँ पे 0 1 यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये इक्विटी शेयर है। ओके चलिए अभी अभी हमें हमारा ये पूरा नहीं होता, इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और। चलो बोथ द कैरेक्टर्स आर न्यूमेरिक, 0 1 नंबर है, 0 1 नंबर है दोनों, ठीक है। द नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स जो कि इसको मैं आपको फिर से स्क्रॉल करके दिखाती हूँ, जो कि यहाँ पर ये जो ये वाला जो ये जो नंबर है ये भी नंबर है, ठीक है। और ये आपको क्या बताता है, ये वाला 0 1 आपको क्या बताता है, ये वाला 0 1 आपको बताता है, इसको पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। ये बताता है आपको आर सीरियली इशूड फॉर ईच सिक्योरिटी ऑफ द इशूअर एंटरिंग द सिस्टम। जैसे ही कोई सिक्योरिटी सिस्टम में एंटर कर रही है तो उसका जो सीरियली जो सीरियल नंबर है ये आपको बताता है, ठीक है। जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट हमारा जो एग्जांपल है जो ISIN नंबर उसका है 8, ठीक है। द सिक्योरिटी टाइप्स आर प्लान विच मे बी एक्सपैंडेड एज पर द नीड एज डिटेल इन टेबल 3.10। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से ISIN होता है, ठीक है। अब आप किसी भी ISIN को देखेंगे तो आपको कुछ कुछ चीजें पता तो चली जाएंगी कि वो कौन सी सिक्योरिटी है, क्या इशूअर टाइप है ना, और कौन सी इंडिया का है, क्या इक्विटी है, म्यूचुअल फंड है, क्या है, डिबेंचर है, वारंट्स है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, सिक्योरिटी रिसिप्ट है। आपको सब कुछ इसके बारे में पता चल जाएगा अगर आप इन टेबल्स को ध्यान से पढ़ लेंगे। तो देखिए ये टेबल मैंने आपको इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि ये टेबल्स आपको बस ये नंबर्स याद करने पड़ेंगे। मैं इसको बता भी दूंगी तो मैं बहुत बड़ा काम नहीं करूंगी, बस आपको एक बार पढ़ लीजिए और थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप पेपर में बैठेंगे तो हो सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ओके चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड हैज बीन सेट अप एज अ ट्रस्ट अंडर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 अंडर द नेम एंड द स्टाइल ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। अभी जो IPF है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट 1950 अंडर द नेम किसके, एंड जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बना रखा है उसी तरीके से बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंडर भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बना हुआ है। द पर्पज ऑफ IPF इज टू टेक केयर ऑफ इन्वेस्टर्स क्लेम, इन्वेस्टर क्लेम के टेक केयर करना है आपको, एंड मे अराउज which may arise out of non settlement of obligation, मतलब ऑब्लिगेशन को अगर सेटलमेंट नहीं किया जाता है तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं इन्वेस्टर को उन सबको पूरा करने के लिए, उन सबका ध्यान रखने के लिए IPF बनाया गया है। द IPF इज यूटिलाइज्ड टू सेटल क्लेम्स ऑफ सच इन्वेस्टर्स whose trading member has been declared a defaulter or expelled by the exchange, ठीक है। उस जो IPF का जो ये है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो फंड है उसको यूटिलाइज किया जाता है क्या करने के लिए, कि जो इन्वेस्टर हैं जिनके ट्रेडिंग मेंबर ने डिफॉल्ट कर दिया, उन ट्रेडिंग मेंबर के डिफॉल्ट करने की वजह से इन्वेस्टर को नुकसान हुआ। और हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उसका काम बेसिकली यही है कि इन्वेस्टर को किसी भी तरीके का लॉस या नुकसान, वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनको रिस्क ना हो, उनको नुकसान ना हो। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है उसके पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी इन्वेस्टर के जो ट्रेड है उसको सेटल करने में। Further, the stock exchanges have been allowed to utilize interest income earned on IPF for investor protection fund for investor education, investor के education के लिए उस फंड को यूज करेंगे, उसके अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए उस फंड को यूज करेंगे, एंड रिसर्च करने के लिए उस फंड को यूज करेंगे, ठीक है। The maximum amount of claim payable from the IPF to the investor is 15 lakh. 15 लाख रुपीस तक IPF से किसी भी इन्वेस्टर को पैसा मिल सकता है, ठीक है। ये बात हो गई, हमने आज बात करी है किसकी, कीपिंग ऑफ मार्जिन, एग्जेम्पशन जो कि आपको मार्जिन से मिलती है, ठीक है। और हमारा ऑनलाइन एक्सपोजर मॉनिटरिंग, ऑफलाइन मॉनिटरिंग, सेटलमेंट गारंटी मैकेनिज्म और ISIN के बारे में हमने पूरी तरीके से बात कर ली, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछ लीजिए। और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है NSDL और CDSL का फुल फॉर्म, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।